नमस्कार। खबर पर नजर के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और इस कार्यक्रम में हम दिन भर की बड़ी खबरों की बात करते हैं। ऐसी खबरें जिन्होंने दिन भर बटोरी हैं सुर्खियां और जिन खबरों के बारे में जानने समझने को लेकर आप लोगों के मन में जिज्ञासा है, तो ऐसी ही खबरों को विश्लेषण करेंगे अपने संवाददाताओं के जरिए जिन्होंने इन खबरों को दिन भर फॉलो किया है। बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज किए जाने वाले सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के पहले चरण के शुभारंभ की। साथ ही साथ चर्चा होगी दिल्ली सरकार की आबकारी नीति पर बीजेपी लगातार हमलावर है, क्या हो रहा है इस पूरे मामले में, और साथ ही साथ बात करेंगे भारत जापान 2+2 डायलॉग की। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजेपी किस तरह से हमलावर है आबकारी नीति पर दिल्ली सरकार की। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पर कहा है कि कट्टर ईमानदार का दावा करने वालों का दागी किरदार अब साफ हो गया है। उन्होंने कहा कि आपका सच आज जनता के सामने आ चुका है। दिल्ली विधानसभा में विश्वास मत के नाम पर जो अवांछित अनावश्यक प्रपंच किया गया, यद्यपि वो विधायकों को बाहर रख के किया गया, उसके बाद भी विश्वास का संकट दिल्ली में उत्तरोत्तर गहराता जा रहा है। सुधांशु त्रिवेदी ने आज दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने बयान के लिए माफी मांगे। साथ ही उन्होंने कहा कि स्टिंग में जो तथ्य सामने आए हैं वो बातें बहुत गंभीर हैं। हम इस मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हैं। स्टिंग के प्रकाश में आने के बाद भी, कई दिन गुजरने के बाद भी जिस प्रकार की छलपूर्ण निष्क्रियता दिल्ली सरकार में दिखाई पड़ रही है, वो बहुत संदेह उत्पन्न करती है कि इस विषय को सही ढंग से कभी जांच वो नहीं होने देंगे। इसलिए सीबीआई को पत्र लिखने का निर्णय लिया है कि सीबीआई इस विषय का शीघ्र संज्ञान ले और इस पर उपयुक्त विधायी यानी वैधानिक और उपयुक्त जांच की कार्रवाई करे। उधर दिल्ली बीजेपी के लीगल सेल से जुड़े वकीलों ने आज आईटीओ से आम आदमी पार्टी के दफ्तर तक प्रदर्शन किया। वकील दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की बर्खास्तगी की मांग कर रहे थे। दिल्ली बीजेपी राजधानी में शराब घोटाले को लेकर लगातार केजरी सरकार पर निशाना साध रही है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ बीजेपी का लगातार प्रदर्शन जारी है और दिल्ली बीजेपी के नेता, अलग अलग विंग के कार्यकर्ता मनीष सिसोदिया की बर्खास्तगी की मांग को लेकर दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज दिल्ली के जो अधिवक्ता विंग है बीजेपी के, वो प्रदर्शन कर रहा है। जिस स्टिंग ऑपरेशन में एक्यूज नंबर 13 के पिताजी की वीडियो रिकॉर्डिंग सामने आई, उसमें यह साफ क्लियर है कि 1836 करोड़ रुपए जो राजस्व आया, उसमें से 918 करोड़ रुपए ब्लैक के आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर पहुंचे। और उस आदमी ने साफ ये कहा कि इन्होंने कहा है जब 12% के हिसाब से तुम्हारा जो कमीशन बनेगा उसका 6% ब्लैक मनी में करके हमें अगले दिन वहां पहुंचाना होगा। इतने बड़े स्टिंग ऑपरेशन के बाद भी क्या केजरीवाल जी अपने उप मुख्यमंत्री की कमाई में इतने लालची हो गए हैं कि दिल्ली के भविष्य के साथ खेलने पे मजबूर हैं? यही केजरीवाल थे जिनको वकीलों ने ही गद्दी पर बिठाया था। इन्होंने वकीलों से भी झूठ बोला और झूठ की राजनीति की। और आज फिर अभी जो हमारे साथी ने बताया आपको परसेंटेज की बात, ये केजरीवाल कहते थे मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर लेना, स्टिंग कर लेना। जब अपना स्टिंग हुआ तो इनको साफ सूंघ गया। शर्म नहीं आ रही बिल्कुल। इन्हीं का फार्मूला है जो जनता को सिखाया था। दारू का ठेका के लिए इन लोगों ने रिश्वत ली और ये तो सबसे बड़ा विडंबना है। जिन लोगों ने भरोसा किया उन्हीं लोगों को ही चीट किया इन लोगों ने। इस तरह से आप देखिए, तमाम जो अधिवक्ता विंग के जो लोग हैं, वकील हैं, वो दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं मनीष सिसोदिया की बर्खास्तगी की मांग को लेकर। अरविंद केजरीवाल से कह रहे हैं कि उन्होंने ही कहा था कि जब कोई स्टिंग आएगा तो वो कार्रवाई करेंगे, और अब जब इतना बड़ा स्टिंग आया है, तथ्य सामने आया है, तब आखिर मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, उन्हें बर्खास्त क्यों नहीं किया जा रहा। कैमरामैन गोपाल के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली।
और हमारा संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जिन्होंने इस खबर को दिन भर फॉलो किया है, उनका रुख करते हैं, वो हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, ऐसा लगता है कि बीजेपी नित नए रोज कोई तरीका छोड़ नहीं रही है हमलावर होने का, और इस पूरे मामले को अंजाम तक पहुंचाए बिना पीछे हटने वाली दिखती नहीं है। देखिए, बीजेपी शराब घोटाले को लेकर निश्चित तौर पर देखें तो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रही है, और अरविंद केजरीवाल से कह रही है कि आप तो ये कहते थे कि किसी का भी स्टिंग आएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और आपने स्वराज पत्रिका में लिखा था कि शराब दुकान खोलने से पहले महिलाओं से राय ली जाएगी, और अब जब सत्ता में आए हैं तो उसका ठीक उलट कर रहे हैं। जब आपके मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तब आप उसे नकारने की कोशिश करते हैं। और आज दिल्ली बीजेपी को जो सभी विधायक हैं दिल्ली भाजपा के, उन्होंने एक पत्र लिखा है सीबीआई को, और उनसे मांग की है कि जो स्टिंग हुआ एक आरोपी नंबर 13 के पिता का, उसके आलोक में जो नए तथ्य सामने आए हैं उसको जांच में शामिल किया जाना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। यानी जैसा कि उन्होंने कबूल किया कि इसमें पैसा दिया गया, इसमें कमीशन किस लिए बढ़ाया गया, तो इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जो सीबीआई जांच हो रही है शराब घोटाले को लेकर, इन तथ्यों को भी शामिल किया जाना चाहिए। इसके लिए बाकायदा आज एक पत्र लिखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सभी जो दिल्ली के बीजेपी के विधायक हैं वो मौजूद थे। उन्होंने उस पत्र को दिखाया भी कि किस तरह से सीबीआई को पत्र लिख के आग्रह किया गया है कि शराब घोटाले में इन तथ्यों के मद्देनजर उस जांच का दायरा बढ़ाया जाए। तो हम देख रहे हैं कि सड़कों पर प्रदर्शन बीजेपी कर रही है, मनीष सिसोदिया के बर्खास्तगी की मांग कर रही है, और अरविंद केजरीवाल से ये सवाल पूछ रही है कि आपकी कथनी और करनी में अंतर क्यों है। जब आप सत्ता में आने से पहले राजनीतिक दल जब आपने बनाया था तो आप किस तरह से वादे करते थे, किन बातों का जिक्र करते थे। आपका यह कहना था कि कोई भी स्टिंग सामने आएगा, कोई भ्रष्टाचारी सामने आएगा तो उसे तुरंत पार्टी से निकाला जाएगा, तुरंत सरकार से हटाया जाएगा। लेकिन आप ठीक उसका उलट कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया के मामले में शराब घोटाले पर कोई कार्रवाई आप उनको हटाने की नहीं कर रहे हैं, उन्हें बर्खास्तगी की नहीं कर रहे हैं। इसलिए अलग अलग विंग हम देख रहे हैं, लगातार हर दिन प्रदर्शन दिल्ली बीजेपी की तरफ से हो रहा है। जी, निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। आगे भी आपके साथ जुड़ेंगे इस खबर पर। फिलहाल दर्शकों को लिए चलेंगे यहाँ से सीधे जयपुर, जहाँ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस वक्त एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। I believed in the jealous mistakes. I missed the jealous mistakes. But as luck would have it, I still threatened her that after my term as governor comes to an end, I would go to the legal profession. And I told her enough is left in me. Others do not know, but you know it. She said that will not happen. My nomination as Vice President candidate of the NDA came to me as a big surprise. Absolutely as a big surprise. But then it fructified her wish. It will now be difficult for me, though legally I can, to go back to the profession. Over these 3 years, I have had several memories, and I have had great void in my life also. Memories, I'll tell you why. I have found no answer so far to Mr. Abhay Kumar Bhandari, but when I gathered that he is married in Kolkata, मैंने कहा ऊंट पहाड़ के तले आया है। But before I could execute my plan, quite him, I am not there. So he has been lucky, both at the electorate and otherwise. If I look back, my life has been shaped by judges and lawyers. I was extremely lucky. God was kind to me that I could join the office of Justice Tibrewal, a man enormously talented, committed to ethics and professionalism.
he set very high standards. I was beneficiary. I must also recognize the great learning I had from Justice Vinod Shankar Dave. He was always on the other side. And sometimes the other side can teach you more. I am greatly touched by the message I have got from him today. Really greatly touched. And this was after I had spoken to Justice Tibrewal, my guru, my mentor, and the most important man in my life. Dave Saab says, I quote, I ought to have been present in your felicitation ceremony tomorrow, being organized by Bar Council of Rajasthan, obviously a very senior member of Bar Council. In my own right as an oldest bar councillor for 2 decades, I should have been present and offered my felicitation, but I deeply regret my inability due to ill health these days. And what he says next. I offer my heartiest congratulations and best wishes for your promising future, as I know the orbit of your soul. My blessings to both of you. I know he meant every word of it. We miss Mrs. Dave. Every time I threatened Justice V.S. Dave that the appellate authority in the House is on my side. With her departure, I have reconciled. Others who had deep impact on me as judges, some of them my contemporaries, some junior to me. I will single out for mention some of them. Former Chief Justice, Justice R.M. Lodha. His court craft, his level of preparation, his way of dress, his way of exclusivity, all remarkable. And when it came to arguing a case, I have never seen him being less than the very best. Justice G.S. Singhvi, we are beholden to him for choosing Jaipur and not Jodhpur. The learned Advocate General will not take it otherwise. Because by being a member of the bar at Jaipur, Justice Singhvi inspired many. He created, as a matter of fact, a fleet of lawyers dedicated with directional approach. तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण जयपुर से, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जयपुर बार काउंसिल के एक कार्यक्रम में संबोधन दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जस्टिस दवे ने उनके जीवन को एक बड़ा शेप दिया, वो उनके गुरु के तौर पर थे और उन्होंने अपने उनके साथ में जुड़े हुए तमाम अनुभव भी साझा किए। और बढ़ते अगली खबर की तरफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेंट्रल विस्टा के राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के मार्ग कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे। इस मार्ग को सत्ता के केंद्र के प्रतीक के रूप में इसके पूर्ववर्ती नाम राजपथ को बदलकर कर्तव्य पथ किया गया है। अब यह नाम जनसाधारण की भागीदारी और सशक्तिकरण को दर्शाता है। इस पूरे मार्ग को मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत पुनर्निर्मित किया गया है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान इस मार्ग और इसके आसपास के सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के क्षेत्र में वाहनों की बढ़ती संख्या से काफ़ी दबाव बढ़ा है और उसकी बुनियादी ढांचे पर असर पड़ा है। इस क्षेत्र में जन शौचालय, पीने का पानी, लोगों के बैठने के लिए सीट और वाहनों की समुचित पार्किंग व्यवस्था जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। इसके साथ ही गणतंत्र दिवस परेड और अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों को इस प्रकार से आयोजित किया जाए ताकि लोगों की आवाजाही पर कम से कम बाधा पहुंचे और आम जनता को होने वाली परेशानियों को कम किया जा सके। इन्हीं चिंताओं को ध्यान में रखकर इस मार्ग का पुनर्विकास किया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। इंडिया गेट के पास छतरी के नीचे 28 फीट ऊंची ग्रेनाइट की प्रतिमा स्थापित की गई है। ये प्रतिमा पूरी तरह से हस्त निर्मित है और इसके निर्माण में पारंपरिक तकनीकों और आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया गया है।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यह प्रतिमा उनके होलोग्राम प्रतिमा के स्थान पर स्थापित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष जनवरी में नेताजी की 125वीं जयंती के अवसर पर इस होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया था। यह कदम अमृतकाल में प्रधानमंत्री के नए भारत के लिए 5 प्रण में से दूसरे प्रण औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति के अनुरूप है। एट से वो जगह खाली था और जॉर्ज 5 का स्टैचू था और मतलब काफ़ी दिन से वो जगह इंतज़ार कर रहा था कि सुभाष जी का स्टैचू वहाँ पर आएगा, क्योंकि हम स्टैचू नहीं लगा रहे हैं। और चल सुभाष जी स्टैचू का बात अलग है, सुभाष जी का स्टैचू जो लग रहा है भारत गौरवान्वित हो रहा है। और हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तापस, आज ये एक महज प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि इतिहास का बनना है। क्या संदेश आज सेंट्रल विस्टा एरिया से और कर्तव्य पथ से देश को मिल रहा है? निखिल, आपने सही कहा कि ये एक तरह से एक स्टेटमेंट आप कह सकते हैं, क्योंकि ये 3 किलोमीटर का जो ये रास्ता है, ये इंडिया गेट से लेके प्रेसिडेंट हाउस तक का, ये 3 किलोमीटर सिर्फ इसका ये नाम चेंज नहीं हुआ। कर्तव्य पथ जो है वो चेंज नहीं हुआ। एक तरह से मानसिकता दिखाता है और बहुत अहम मानसिकता दिखाता है, क्योंकि इससे पहले नाम था इसका राजपथ और उससे पहले था किंग्सवे। दोनों ही मानसिकता दिखाती है कि कहाँ राजाओं का राज है और किस तरीके से राज करने के लिए वहां पे लोग रहते हैं। प्रधानमंत्री जब से आए हैं, उनका जो सेकंड टर्म है, उससे पहले भी जो फर्स्ट टर्म था, उन्होंने यही बात कही है कि हम सब यहाँ पे लोगों की सेवा करने के लिए आए और सेवा ही एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और यही जो इसलिए ये जो नामकरण किया है कर्तव्य पथ, ये ड्यूटी है जो लोगों की यहाँ पे ड्यूटी के लिए इसका नाम दिया गया है। और कर्तव्य पथ पे अब जो यहाँ पे ये जो कहते हैं, ये एक तरह से आइकनिक जगह है, पूरे सिर्फ दिल्ली में नहीं पूरे देश का एक आइकन है। और इस आइकनिक जगह को जिस तरीके से सजाया गया है, इसकी जो पुरानी जो इसकी जो एक महिमा है उसको जरूर ध्यान में रखा गया है, लेकिन नए भारत की नए दौर की जिस तरीके की जरूरतें हैं उसको इस पूरे जिसकी जो डिजाइन कहिए, इसके जो पूरे इसमें पूरा चेंज किया गया है। और एक तरह से ये जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि अमृतकाल में जो नया भारत हम बार बार इसको लेके आने की बात कर रहे हैं, इसमें ये एक तरह से मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि सेंट्रल विस्टा का जो पूरा का पूरा ये जो प्रोजेक्ट है, इसका ये पहला एक तरह से चरण है। और जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, सच में ये बहुत ही भव्य है, आधुनिक सुविधाओं से लैस है। और सबसे बड़ी बात है कि इस जगह को जिस तरीके से हम कहीं पे भी बाहर जाते हैं, एक नेशनल इंपॉर्टेंस कहा जाता है कि किसी भी जगह का, इंडिया गेट इसका आसपास का ये जो राजपथ का ये जो ये था, ये अब ये एक तरह से नेशनल इंपॉर्टेंस था। और उसको 21st सेंचुरी 21वीं सदी के तरीके से उसको बनाया जा रहा है। और एक तरह से ये धरोहर होगी अगली पीढ़ी के लिए, किस तरीके से वो इसको आगे लेके जा सकते हैं। एक तरह से कल्चर भारत का जो है वो यहाँ पे शोकेस किया जा रहा है। एक तरह से ये देश की जो पूरी की पूरी एक वो विरासत जो बहुत अहम भूमिका निभाएगा। दूसरी अहम चीज है निखिल, यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक 28 फीट की मूर्ति जिसका अनावरण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस स्टैचू का। और ये एक अपने आप में एक बहुत ही भव्य एक नजारा होगा जब आप देखेंगे प्रधानमंत्री जब इसका करेंगे, क्योंकि ये ब्लैक ग्रेफाइट से ये पूरा बनाया गया है। और इस पे आने के बहुत सारे जो उनकी फैमिली मेंबर्स से आने के उनके फैमिली मेंबर्स आए हुए हैं, जो खुद आने से लोग लड़े थे उनके वो लोग भी आए हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि बहुत सालों से करीब 7 दशकों से जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जो वो नहीं मिला था, जो स्थान इतिहास में, आज उनको वो स्थान दिया जा रहा है। और मैं आपको एक ऐसे आदमी से मिलाना चाहूंगा जिनके पिताजी खुद हमारे पास समय बहुत कम है तापस, इसलिए आपका धन्यवाद करेंगे। आपने अपनी बात लगभग कह दी और बहुत ही सधे हुए अंदाज में कही। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।
और अब बात करेंगे भारत जापान के 2+2 डायलॉग की। दो आधुनिक और गतिशील राष्ट्रों के रूप में भारत और जापान के बीच कई दशकों के ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों का लंबा इतिहास रहा है और इस कड़ी में आपसी रिश्तों की डोर को मजबूत करती है भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टोक्यो में अपने जापानी समकक्षों के साथ दूसरी भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में हिस्सा लिया। वहीं जापानी पक्ष का प्रतिनिधित्व रक्षा मंत्री यासुकाजु हमदा और विदेश मामलों के मंत्री याशिमासा हायाशी ने किया। और बैठक के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि युद्ध अभ्यास के शीघ्र आयोजन से दोनों देशों की वायु सेनाओं के बीच अधिक सहयोग और अंतर परिचालन का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने कहा कि भारत और जापान के बीच रक्षा उपकरण और तकनीकी सहयोग को बढ़ाना हमारी प्रमुख प्राथमिकता है। उन्होंने साथ ही जापानी रक्षा कंपनियों को भारतीय रक्षा गलियारों में निवेश करने के लिए आमंत्रित भी किया। We are happy to note that our air forces were working closely for early conduct of the inaugural Air Force fighter exercise. Enhancing the defense equipment and technological cooperation between India and Japan is one of our key priority areas. In our meeting today, I had the opportunity to propose engagements in emerging and critical technological domains. और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमृत, किस तरह से देखते हैं इस 2+2 वार्ता को आउटकम के विशेष संदर्भ में अगर आपसे पूछा जाए तो? देखिए, ये निखिल जो 2+2 डायलॉग है एसेंशली आपके जो स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी के लिहाज से, डिफेंस के लिहाज से जो आपकी जिन चीज़ों पर आपके म्यूचुअल इंटरेस्ट कोइंसाइड करते हैं उसके लिए ये मंत्री स्तर का डायलॉग होता है, जिसमें रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री दोनों मुल्कों के बैठकर इसको इनके कॉन्टूअर्स प्ले आउट करते हैं। आज की वार्ता में जो अहम निकला वो ये निकला कि एक कि दोनों ही देशों को क्योंकि दोनों ही देश क्वाड के ऑलरेडी पार्ट हैं, पर बायलैटरली दोनों देश बायलैटरल मिलिट्री टू मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो ऑलरेडी होती हैं, नेवल एक्सरसाइज, अब उसको बढ़ा के एयरफोर्स भी एक्सरसाइजेस करेगी। आपकी इंट्रा ऑपरेबिलिटी फाइटर जेट्स की बढ़ाई जाएगी, आपकी एयरफोर्स की। दूसरा अहम फैसला ये हुआ कि राजनाथ सिंह ने ये आह्वान किया उनको, उनके डिफेंस मिनिस्टर को, कि आप भारत में के डिफेंस कॉरिडोर्स में आके इन्वेस्ट करें, आपकी कंपनीज, आपकी डिफेंस इंडस्ट्री आके इन्वेस्ट करें। आप जानते हैं कि जापान एक टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस है, इंडिया में प्रोड्यूस करने की क्षमता है, तो दोनों के इंटरेस्ट सर्व होते हैं। तो इसलिए डिफेंस इंडिया का जोर है कि मेक इन इंडिया में ज्यादा से ज्यादा पार्टनरशिप्स के साथ, फॉरेन कंट्रीज की कोलैबोरेशंस के साथ यहाँ पर इंडिया में बनाया जाए। इंडिया के पास एक वर्क फोर्स है, सरकार की नीति है, जापान छोटा कंट्री है पर टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस्ड है, तो वो आपस में म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप रहेगा। तीसरी बात ये हुई कि दोनों कंट्रीज ने ये कहा कि हमें कलेक्टिव पोजीशंस लेनी चाहिए जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं। अब चाइना का नाम तो नहीं लिया गया, पर क्लियरली जो इंडो पैसिफिक में स्थिति है, चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा है उससे भारत को भी तकलीफ है और जापान को भी तकलीफ है। तो उनकी पोजीशंस का कोइंसाइड करना और ये कहना कि हाँ हम सिमिलर पोजीशंस या जहां जहां हम ग्लोबल फोरा पे पोजीशंस ले पाएंगे तो क्लियरली उससे मोटिवेटेड लगता है। तो ये मेरे ख्याल है अहम बिंदु थे आज की वार्ता के। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। 2+2 डायलॉग भारत और जापान के बीच में जो हुआ उसके आपने प्रमुख बिंदु बताए, बहुत शुक्रिया। तो खबर पर नज़र के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।